स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस का चैप्टर अपना चल रहा था। कल हमने राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में अध्ययन किया था। उसके आगे विस्तारित रूप में हमने फिर अनादर्श विलयन के टाइप्स पढ़े थे, धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन के बारे में। जो स्टूडेंट जो है सॉल्यूशंस की जितनी भी क्लासें हो रही है अपनी ऑनलाइन क्लासेस, जिन स्टूडेंट्स ने क्लासें पीछे की नहीं ली हैं, तो पीछे के जितने भी ऑनलाइन जो वीडियो बनाए हुए हैं सॉल्यूशंस के, उनको एक बार आप अच्छे से जरूर देखें और उनको साथ साथ आप नोट भी करें। और देखिए, जो भी अपन टॉपिक यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में जो पढ़ रहे हैं, उसको साथ साथ आप यहाँ जब स्टार्ट करते हैं तो आप अपना रजिस्टर साथ में लेकर बैठें और साथ साथ उसको नोट भी करें, ताकि उससे क्या है, आपकी प्रिपरेशन जो है, तैयारी है, वो अच्छे से हो सकेगी। तो अपन आज अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्थिर क्वांतीय मिश्रण, एजोट्रोपिक मिक्सचर। देखिए, एजोट्रोपिक मिक्सचर है, तो एजोट्रोप मिश्रण क्या है, ये बोर्ड में प्रश्न आया हुआ है, तो यहाँ पर इसका ये भी वर्ड भी थोड़ा ध्यान रखना आपको, एजोट्रोप मिश्रण क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका अर्थ क्या है। दो या दो से अधिक घटकों का ऐसा मिश्रण जिसका द्रव व वाष्प में संघटन एक समान हो तथा एक नियत ताप पर उबलते हैं। स्थिर क्वांतीय मिश्रण कहलाता है। तो डेफिनेशंस क्या है, दो या दो से अधिक घटकों का ऐसा मिश्रण, यानी दो घटक भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा, जिनका द्रव व वाष्प लिक्विड एंड गैस स्टेट में संघटन एक समान हो, यानी उनकी स्ट्रक्चर जो है, संघटन है, उनका एक समान हो तथा एक नियत ताप पर उबलते हैं, उसे क्या नाम दिया गया, स्थिर क्वांतीय मिश्रण। स्थिर क्वांतीय जो मिश्रण है, स्थिर क्वांतीय मिश्रण दो प्रकार का होता है। तो दो टाइप्स में, एक टाइप तो इसका आएगा न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांतीय, और सेकंड टाइप का नाम है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांतीय। तो स्थिर क्वांतीय जो मिश्रण है दो प्रकार का होता है, तो उनके नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए। फर्स्ट है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांतीय और दूसरा नाम है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांतीय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूनतम क्वथनांकी। देखो, न्यूनतम का मतलब क्या होता है, कम होता है। न्यूनतम का मतलब क्या है, कम होता है। तो इसमें इन विलयनों का जो क्वथनांक है, उनके अवयवी घटकों से क्या होगा, कम होगा। इसका अर्थ क्या होगा, जैसे न्यूनतम का मतलब इनका क्वथनांक है, इस विलयन का जो क्वथनांक है वो अवयवी घटकों के क्वथनांक से क्या होगा, कम होगा। और ये जो न्यूनतम क्वांतीय स्थिर क्वांतीय जो मिश्रण, ऐसा मिश्रण है, ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। जो विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है वो न्यूनतम क्वांतीय स्थिर क्वांतीय मिश्रण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांतीय। तो ध्यान दीजिए, देखो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इस
मिश्रण का क्वथनांक उनके अवयवी घटकों के क्वथनांकों से कम होता है। यानी इस मिश्रण का जो क्वथनांक होता है अवयवी घटकों के क्वथनांक, इनके जो अवयवी घटक के क्वथनांक उनसे कम होता है। और दूसरी बात इसकी मुख्य है, ये राउट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांटी कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, इसका एग्जाम्पल है एथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल। तो यहाँ पर न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वांटी में इस मिश्रण का क्वथनांक उनके अवयवी घटकों के क्वथनांक से क्या होगा, कम होगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ इस मिश्रण का जो भी क्वथनांक होगा, अवयवी घटक का जो क्वथनांक होगा, उससे इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और दूसरा इसका ये भी ध्यान रखना है कि इसमें धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, धनात्मक विचलन जो विलयन प्रदर्शित करते हैं वो न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वांटी के अंतर्गत आते हैं। एग्जांपल है एथेनॉल प्लस जल। सेकंड टाइप जो इसमें आएगा वो आएगा अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वांटी। तो अब देखिए अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वांटी क्या होता है, अधिकतम में 2 नंबर पॉइंट आएगा अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वांटी। तो देखिए टॉपिक अपना सेम टू सेम ये का यही है। यहां पर अपने को ध्यान क्या रखना है, देखो इसमें हो जाएगी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, इस मिश्रण का क्वथनांक उनके अवयवी घटकों के क्वथनांकों से अधिक होता है। इस मिश्रण का क्वथनांक उनके अवयवी घटकों के क्वथनांकों से अधिक होता है। तो वो कौन सा हो जाएगा, अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वांटी हो जाएगा। सेकंड वर्ड हमारा जो है ये राउट के नियम से जैसे न्यूनतम वाले धनात्मक करते हैं और ये जो है ये करते हैं ऋणात्मक, ये करते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन यहां पर आ जाएगा अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वांटी कहलाते हैं। तो एग्जांपल यहां पर देखिए इसका हो जाएगा HNO3 प्लस जल, HNO3 प्लस जल जो है ये एग्जांपल हो जाएगा अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वांटी। तो यहाँ पर स्थिर क्वांटी मिश्रण जो है इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे आप। रीडिंग दोबारा देखिए, इसका 2 या 2 से अधिक घटकों का ऐसा मिश्रण है जिसका द्रव व वाष्प में संघटन तो समान होता है और एक नियत ताप पर उबलते हैं, स्थिर क्वांटी मिश्रण कहलाता है। स्थिर क्वांटी मिश्रण 2 प्रकार का होता है। तो पहला नाम पढ़ा था न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वांटी और सेकंड था अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वांटी। तो न्यूनतम में तो कौन से होंगे, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, उनके क्वथनांक भी क्या होंगे, कम होंगे। और अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वांटी कौन से होते हैं, जिनका एक तो राउट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे और एक दूसरी बात है यहाँ पर इनका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। एग्जाम्पल्स जो है वो उनका आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आएगा अणुसंख्यीय गुणधर्म। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सॉल्यूशंस का, अणुसंख्यीय गुणधर्म। अणुसंख्यीय गुणधर्म जो है इसमें हम 4 अणुसंख्यीय गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। एक इसमें हम पढ़ेंगे वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन आएगा, एक क्वथनांक उन्नयन है, एक हिमांक अवनमन आएगा और एक आएगा परासरण दाब। तो सबसे पहले अणुसंख्यीय गुणधर्म का अर्थ क्या होता है। अणुसंख्यीय गुणधर्म
वे थोड़ा सा ध्यान दें एक बार आप डेफिनेशन, विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर, यानी विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं तथा विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। अणुसंघ के गुणधर्म कहलाते हैं। यानी ऐसे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर, विलयन में विलेय के जो कण हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है उस पर ही निर्भर करते हैं, यानी उसकी प्रकृति क्या है उस पर निर्भर नहीं करते हैं। उन गुणधर्मों को नाम दिया गया है अणुसंघ के गुणधर्म। अणुसंघ के गुणधर्म जो है 4 प्रकार के होते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वर्ड है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। सेकंड इसमें आएगा क्वथनांक उन्नयन। थर्ड इसमें आएगा हिमांक अवनमन। फोर्थ इसमें आएगा परासरण दाब। देखिए ये जो टॉपिक है अणुसंख्यीय गुणधर्म का बहुत ही अच्छे से आपको अध्ययन करना है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है सॉल्यूशंस का जिसका बोर्ड एग्जाम में लगभग क्वेश्चन जो है वो हर साल आता है। तो उसमें 4 टॉपिक पढ़ेंगे। हमें वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ेंगे, क्वथनांक उन्नयन पढ़ेंगे, हिमांक अवनमन पढ़ेंगे और परासरण दाब इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए ये वाला जो टॉपिक है इसका पहला वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन जो टॉपिक है ये अपने इसका रिजल्ट निकालेंगे अवाष्पशील पदार्थों के राउल्ट का नियम का जो डेरिवेशन पढ़ा था उसका, वहां से अपन इसका अध्ययन करेंगे। और इसके बाद में ये वाला जो टॉपिक है क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन, उसमें क्वथनांक उन्नयन जब टॉपिक हमने स्टार्ट करेंगे तो क्वथनांक उन्नयन का टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे क्वथनांक का अर्थ तो क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई द्रव्य उबलता है और इस पर कोई जमने लगता है, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग होता है। और हिमांक का इंग्लिश वर्ड होता है फ्रीजिंग, यानी इस पर कोई द्रव्य क्या होता है, जमने लगता है। तो ये दोनों टॉपिक सिमिलर मिलेंगे आपको, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस मिलेगा। जैसे वहां पर हम पढ़ेंगे क्वथनांक उन्नयन को जो रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टीबी से और इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टीएफ से। बी का मतलब होता है बॉइलिंग और एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग। और एक टॉपिक इसमें आएगा परासरण दाब इसमें आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें अध्ययन करेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। एक बात दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो अणुसंख्यीय गुणधर्म जो है ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन लगभग जो है मिलता है, क्योंकि इनमें सभी टॉपिक्स पर क्या है न्यूमेरिकल्स भी अपने दिए हुए हैं। तो उसमें टॉपिक के बारे में अच्छे से अपन अध्ययन करेंगे, साथ साथ में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको भी आप सॉल्यूशन करें। और यदि आपसे कोई प्रॉब्लम ज्यादा दिक्कत आ रही है तो उसको जरूर शेयर करें, उसका सॉल्यूशन करें। तो अपन स्टार्ट करते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है? फर्स्ट टॉपिक है वाष्प दाब
का आपेक्षिक अवनमन। देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, उसमें वर्ड देखिए क्या है, वाष्प दाब है। तो वाष्प दाब का तो वैसे आपने अर्थ पढ़ा भी है। वाष्प दाब क्या था, दोबारा देखिए आप, वाष्प दाब क्या है, डेफिनेशन आई थी आपकी, द्रव की सतह पर वाष्प के अणुओं द्वारा साम्यावस्था पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ये पढ़ा था हमने, द्रव की सतह पर वाष्प के अणुओं द्वारा साम्यावस्था में लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब यहां पर देखिए अपना वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ देखिए बता देता हूं क्या है इसका अर्थ। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी आती है। इसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो ये अपना पहले भी आया हुआ है, अवाष्पशील पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम पढ़ा था, वहां यह आया था जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी आती है। क्यों आती है, क्योंकि जैसे ही विलायक में विलेय को बोलते हैं तो विलायक की सतह पर विलेय के कण आ जाते हैं और उसकी कुछ मात्रा क्या हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है, इसलिए उसके वाष्प दाब में क्या जाती है, कमी आती है। और इसे क्या नाम दे दिया, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो इसका जो डेरिवेशन अपन सोल्व करेंगे वो वहीं से करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, राउल्ट के नियमानुसार हमने क्या पढ़ा था, वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा था, इसका अपन ने डेरिवेटिव रूप लिखा था P नॉट A माइनस पी एस अपॉन P नॉट A इज इक्वल एक्स बी। यहाँ पर वाष्प दाब में अवनमन को शो कर रहा था P नॉट A माइनस पी एस अपॉन P नॉट A इज इक्वल विलेय की मोल भिन्न। देखिए मोल भिन्न को अक्सर रिप्रेजेंट करते, विलेय को हमने क्या माना था, B माना था। और एक बात थोड़ा सा ध्यान दे लेना, यहाँ जो दो घटक है A और B, जो घटक है A विलायक माना और B क्या माना है, विलेय। और यदि आप इसको अपोजिट भी लिख सकते हो, A को विलेय भी मान सकते हो और B को विलायक। तो हमने यहाँ विलेय को B माना था तो लिख दिया विलेय की मोल भिन्न। अब यहाँ पर देखिए विलेय की मोल भिन्न जो है, तो मोल भिन्न का तो वहां पर अपन ने क्या पढ़ा था, मोल भिन्न का टॉपिक पढ़ा था हमने, किसी अवयव के मोल तथा उसमें उपस्थित सभी अवयव के मोल का योग और उसका अनुपात मोल भिन्न कहलाता है। तो देखिए इसको हम सोल्व करें तो यहाँ पर ये हो सकता है P नॉट A माइनस पी एस अपॉन P नॉट A इज इक्वल NB अपॉन Na प्लस NB। ये लिख सकते हैं अपन P नॉट A माइनस पी एस अपॉन P नॉट A इज इक्वल NB अपॉन Na प्लस NB। यहाँ n क्या होता है, मोल, तो मोल के लिए वहां पर लिखा था मोल क्या होता है, द्रव्यमान बटा अणुभार, यानी W बटा M बड़ा था। तो यहाँ पर यदि अपन इसको नोट करें तो एक इक्वेशन ये भी हो सकती है P नॉट A माइनस पी एस अपॉन
पी नॉट ए इज इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, अपॉन ये हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसका आगे यदि अपन सोल्व करें तो यहाँ पर देखिए विलियन अपना है तनु विलियन। तनु विलियन के लिए यदि अपने स्टेप को लिखें, तनु विलियन के लिए, तो देखिए तनु विलियन की डेफिनेशन भी आई थी अपने। तनु विलियन कौन सा विलियन होता है? ऐसा विलियन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है? कम होती है। जिसमें विलय कम होता है वो कौन सा कहलाता है? तनु विलियन, डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। और एक सांद्र विलयन आता है जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। तो तनु विलयन यहाँ पर देखिए अपना अणुसंख्यक गुणधर्म में जितने भी टॉपिक अपने चारों टॉपिक है वहां पर अपना विलयन तनु ही लिया जाएगा, यानी विलय की मात्रा क्या होगी? बहुत ही कम होगी। और विलय की मात्रा बहुत ही कम होने का मतलब उस घटक को हम क्या कर देंगे? नगण्य कर देंगे। तो यहाँ पर देखो तनु विलयन के लिए यहाँ पर घटक देखो दो है, यहाँ पर एक ए घटक है, एक कौन सा घटक है? बी घटक है। तो ए को तो विलायक माना है और बी को क्या माना है? विलय माना है। तो यहाँ पर ये घटक क्या हो जाएगा? नगण्य। तो हम ये लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज लेस देन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, राइट। तो यहाँ पर यदि हम इसको यहाँ सोल्व करें तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल, यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन, यहाँ पर देखो ये लेस, इसकी नगण्य मात्रा लिख दी हमने। देखो तुलनात्मक यहाँ से किया जा रहा है कि विलायक में क्या मिलाया जा रहा है? विलय। तो यहाँ ये घटक क्या है? नगण्य है। तो ये वैल्यू क्या बच गई नीचे? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, राइट है। तो यदि इसको अपन सॉल्यूशन करें तो ये लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। भाई यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये ऊपर चली जाएगी, ये कहाँ जाएगी? नीचे आ जाएगी। और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? विलय का अणुभार भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये घटक जितने भी लिखे इनका आपको अर्थ ध्यान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये क्या पढ़ा था अपने? नोट किसको बताता है? शुद्ध अवस्था को बताता है। और पी किसको बताता है? वाष्प दाब को। ये ए है क्या? तो क्या हो जाएगा? शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा। शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। पीएस क्या हो जाएगा? विलयन का वाष्प दाब। पी नॉट ए विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ए को विलायक माना और बी को विलय माना। अब अपना टॉपिक जितने भी आगे बढ़ेंगे उसमें ए विलायक ही चलेगा और बी विलय। एक बार देखिए आप इसको जो फिक्स कर ले हो आप, तो उसको फिक्स करके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग ही चलने देंगे आप। ए विलायक मान लेंगे और बी विलय, या ए विलय या बी विलायक। तो यहाँ पर ए को विलायक माना तो ये नाम क्या हो जाएगा? पी नॉट। नॉट शुद्ध अवस्था को बताएगा। शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। पीएस विलयन का वाष्प दाब। पी नॉट ए विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ये डब्ल्यू बी, डब्ल्यू क्या होता है? द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा विलय का द्रव्यमान। ये विलय का अणुभार, यहाँ पर ये विलायक का अणुभार और ये हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। तो यहाँ से अपन विलय का अणुभार का फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला मैं यही बता देता हूं। तो आगे देखो, विलय का अणुभार ज्ञात करना। तो विलय का अणुभार ज्ञात करना, तो उसका फॉर्मूला देखो क्या है? ये विलय का अणुभार ये है क्या? भाई यहीं से नोट करेंगे तो ध्यान दीजिए। देखो मैं इसको लिख रहा हूं, अणुभार का फॉर्मूला बना रहा हूं। तो ये देखो ये एम बी में लिखूं, एम बी की वैल्यू निकालें तो एम बी इज इक्वल, देखिए यहाँ पर इसको क्या करोगे आप? वज्र गुणा करोगे इसको और इसको, तो ये तीनों वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ से अपन एम बी की वैल्यू निकालें तो ये देखो तीनों वैल्यू वज्र गुणा करेंगे तो ये तीनों वैल्यू ऊपर चली जाएगी। कौन कौन सी? पी नॉट ए गुणा डब्ल्यू बी गुणा एम ए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पी नॉट ए गुणा डब्ल्यू बी गुणा एम ए अपॉन आ जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू नीचे आ जाएगी अपनी। एक तो क्या बच रहा है? डब्ल्यू ए गुणा पी नॉट ए माइनस पी एस। तो ये अपना फॉर्मूला आ जाएगा विलय का अणुभार का। तो ये अपना टॉपिक है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दोबारा देख लीजिए, वाष्प दाब का अर्थ क्या होता है? द्रव्य की सतह पर वाष्प के अणुओं द्वारा
साम्यावस्था में लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अर्थ, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी आती है। क्यों आती है? क्योंकि विलायक की सतह पर विलेय के कण एकत्रित हो जाते हैं, जिससे उसके मान में कमी हो जाती है। और इसे क्या नाम दिया है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार हमने वहां पर पढ़ा था, वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ये अवाष्पशील पदार्थों में ये आया था अपना, वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। उसका संबंध अपना ये था, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल XB लिखा था। यहां पर आगे इसको सोल्व किया तो P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल, मोल भिन्न का क्या फॉर्मूला था? NB अपॉन Na प्लस NB। तो यहाँ पर अपना आगे इसको सॉल्यूशन किया, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। अब यहाँ पर देखिए तनु विलयन के लिए, यहाँ पर अनुसंज्ञ मुद्रा में सभी में विलयन तनु ही पढ़ेंगे। तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर जिसकी मात्रा कम होगी उस घटक को क्या कर दिया जाएगा? नगण्य। देखो तुलनात्मक यहाँ किया जाएगा हमेशा चारों टॉपिकों में। तो यहाँ पर WA अपॉन MA, A विलायक और B क्या है? विलेय। तो दोनों में तुलना करें, WB अपॉन MA इज लेस देन WA अपॉन MA। तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? नगण्य। और जिसको नगण्य है तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ जो ये लिखा था इसके बाद अगली स्टेप आ गई, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल WB अपॉन MB, WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA। इसको सोल्व किया तो P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल WB अपॉन MB गुणा ये ऊपर जाएगा तो MA अपॉन WA आ जाएगा। इससे हम क्या निकालेंगे? विलेय का अणुभार का फॉर्मूला बना लेंगे। तो विलेय का अणुभार का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर ये है विलेय का अणुभार, भाई विलेय का अणुभार यही है, MB है। तो लिखा MB बराबर, इसको वज्र गुणा करोगे तो तीनों वैल्यू ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर P नॉट A गुणा WB गुणा MA अपॉन ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये WA गुणा P नॉट A माइनस PS। और इसकी सहायता से हम क्या करेंगे? कोई भी वाष्प दाब के अवनमन में जो टॉपिक का वाष्प दाब से रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा उसमें विलेय का अणुभार है वो इस फॉर्मूले से क्या करेंगे? पुटअप करेंगे। लेकिन देखिए मुख्य बात, ये न्यूमेरिकल आपके तभी समझ में आएगा जब आपको ये जो व्यंजक दिए हुए हैं उन सभी का हिंदी अर्थ आपको आता है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको इनका अर्थ बता भी देता हूँ, तो ये समझ में आ गया होगा आपके। इसमें देखिए इनका मैं अर्थ आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ध्यान देना, इस फॉर्मूले को एक बार मैं लिख रहा हूँ, इनका अर्थ भी आपको बताता हूँ। विलेय का अणुभार का जो फॉर्मूला है, देखिए विलेय का अणुभार का जो फॉर्मूला है यहाँ नोट कर देता हूँ। MB इज इक्वल, अभी भी क्या लिखा है? P नॉट A गुणा WB गुणा MA अपॉन WA P नॉट A माइनस PS, ये फॉर्मूला था। अब इसमें इनका अर्थ का ध्यान होना चाहिए। देखिए जहां MB, B को विलेय माना है, सिंपल है। विलेय का अणुभार, M क्या होता है? मोलिकुलर वेट। तो किसका अणुभार हो जाएगा? विलेय का अणुभार। इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या है? P नॉट A है क्या? तो ध्यान दो, P नॉट A नॉट शुद्ध को बताएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। WB है, B विलेय क्या? विलेय का द्रव्यमान। W क्या होगा? वेट, तो द्रव्यमान आ जाएगा। MA, A क्या होगा? विलायक का क्या? A को विलायक माना है,
बी को विलय माना तो विलय का अणुभार, इसके बाद में डब्ल्यू ए है, ये हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। यहां पर पी नॉट एक अर्थ आ चुका है, पी एस, ये आ जाएगा विलयन का वाष्प दाब। विलयन एस को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, तो ये आ जाएगा विलयन का वाष्प दाब। तो ये अपने जो व्यंजक है उनका सभी का अर्थ। अब अपने को कोई भी न्यूमेरिकल इस पर जो आता है, इस न्यूमेरिकल में आपको इनका अर्थ नहीं पता है तो आप न्यूमेरिकल को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको इनका अर्थ ध्यान होना चाहिए, किस वर्ड का क्या अर्थ है। तो मैं आपको इस पर एक न्यूमेरिकल जो है वो करके सोल्व बताता हूँ, उसको किस प्रकार आपको हल करना है। तो यदि वैल्यू आपको बताया तो आराम से वैल्यू जो है वो फॉर्मूले में लिखेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अन्य अपघट्य को उनचालीस ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार हो जाता है, तो विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बेंजीन का अणुभार इज इक्वल दिया हुआ 78 ग्राम मोल इनवर्स। तो देखिए ये क्वेश्चंस जो है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का जो वाष्प दाब है वो दिया हुआ है 0.850 बार दिया हुआ है। इसके आगे जो दिया हुआ है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य को 39 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार हो जाता है, तो विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो बेंजीन का अणुभार दिया 78 ग्राम मोल इनवर्स इसमें दिया हुआ है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए आप, अभी अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था, तो यहां पर उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि देखिए इसका सॉल्यूशन करें तो थोड़ा सा एक देखिए, आपको फॉर्मूला यदि याद नहीं है तो उसका बनाने का जो फॉर्मेट है वो पता होना जरूरी है। जैसे हमने ये लिखा था, ये था P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MB लिखा था क्या? इससे हमने इसको सोल्व किया था, इससे सोल्व किया था तो ये आया था P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल WB अपॉन MB गुणा MA गुणा WA, राइट है। अरे यही तो लिखा था आपने, यहाँ पर P नॉट A माइनस P नॉट अपॉन P नॉट A इज इक्वल WB अपॉन MB इंटू MA इंटू WA। अब यहाँ पर अपने को विलय का अणुभार पूछा है, तो विलय का अणुभार का जो फॉर्मूला है
तो विलेय का अणुभार का फॉर्मूला आपने यहां से लिखा था, ये था विलेय का अणुभार। अब बताओ ये फॉर्मूला आप यहां से बना सकते हो, तो ये लिख सकते हो क्या? देखो मैं यहां लिख देता हूं इस फॉर्मूले को। भैया हमें mv तो ज्ञात करना है, इसमें पूछा है विलेय का अणुभार mv इज इक्वल, इसको मैंने बताया था वज्र गुणा क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पर P नॉट A गुणा WB गुणा MA अपॉन WA गुणा P नॉट A माइनस PS, राइट। तो यदि किसी कैंडिडेट के फॉर्मूला यदि याद नहीं है तो उसका आपको जो डेरिवेशन का जो फॉर्मेट था जो अभी मैंने बताया लिखकर, उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको निकाल कर देख सकते हैं रफली कार्य। क्योंकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन इससे आता है अनुसंग गुणधर्म का कोई भी, तो 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें आएगा, तो अच्छे से सोल्व करना है उसको। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ नोट शुद्ध वर्ड आ रहा है, तो शुद्ध यहाँ पर कौन सा होगा? नोट ये आएगा। तो यहाँ पर P नॉट, यहाँ देखो A विलायक है, तो A यहाँ पर बेंजीन है क्या? विलायक का नाम यहाँ पर क्या है? बेंजीन है। तो यहाँ पर साथ में लिख सकते हो C6H6 इज इक्वल 0.850 बार। आगे देखिए 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य 39 ग्राम। देखिए यहाँ द्रव्यमान 2 दिए हुए हैं, एक 0.5 ग्राम और एक 39 ग्राम है। तो जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक होगा। तो यहाँ पर 2 घटक है, WB भी दिया और WA भी दिया हुआ है। तो WB बराबर तो कितना हो गया? 0.5 ग्राम, WA बराबर 39 ग्राम, राइट है, लिख दिया 39 ग्राम। देखिए दोबारा देख लीजिए यहाँ पर द्रव्यमान की 2 वैल्यू है, 0.5 ग्राम और एक है 39 ग्राम। तो जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक। शुरू में हमने यही पढ़ा था, जो घटक विलयन में कम मात्रा में होता है वो विलेय होगा और ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक। तो इसकी मात्रा कम है तो ये क्या हो जाएगा? 0.5 ग्राम विलेय और ये WA क्या है? विलायक, क्योंकि हमने A को विलायक माना और B को विलेय माना है। आगे दिया हुआ है 39 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब। तो विलयन आ रहा, तो विलयन का वाष्प दाब कुछ लिखा था PS की वैल्यू 0.845 बार है। तो यहाँ पर देखिए विलय का अणुभार ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक बात और देखिए आप, इसमें अपने पास इसकी वैल्यू नहीं है MA का मतलब क्या है? विलायक का अणुभार। तो विलायक यहाँ पर क्या है? देखो आप शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया हुआ था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य 39 ग्राम बेंजीन में। तो यहाँ मात्रा बेंजीन की ज्यादा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी विलायक वही होगा। तो विलायक का अणुभार कितना दिया हुआ? बेंजीन का वैसे दिया हुआ 78 ग्राम मोल इनवर्ट। तो यहाँ पर MA कितना दिया हुआ है? 78 ग्राम मोल इनवर्ट। वैसे देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बेंजीन है C6H6 होता है, तो कार्बन का मोलिकुलर वेट 12, हाइड्रोजन का 1 गुणा 6, तो 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 78। और ये लिखा हुआ है। तो एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको मोलिकुलर वेट दिया हुआ आ भी सकता है और नहीं भी दिया हो सकता है। यदि दिया हुआ नहीं आता है तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला पता तो मोलिकुलर वेट आपको बताए हुए हैं 11th क्लास में, तो मोलिकुलर वेट से आप उसका मोलिकुलर वेट निकाल सकते हो, राइट। तो देखिए इसमें पूछा क्या है, इसमें MB क्वेश्चन मार्क है क्या? ठीक है। तो अब ये वैल्यू जो है MB का फॉर्मूला क्या है, यहाँ नोट कर देते हैं। MB का फॉर्मूला ये लिखा ना हमने, P नॉट A गुणा WB गुणा MA अपॉन WA गुणा P नॉट A माइनस PS। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन करते हैं तो वैल्यू लिखते हैं MB P नॉट A कितना है? 0.850 गुणा WB की वैल्यू कितनी है? 0.5 गुणा MA की वैल्यू कितनी है? 78 इंटू WA की वैल्यू कितनी है? 39 है। और यहाँ पर ये क्या है? 0.850 माइनस 0.845। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं, 0.850 गुणा 0.5 गुणा 78 गुणा 39 गुणा 0.005।
यही है। अरे भाई इसमें से एक कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा, 10 में से 5 आएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, ये 0। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट 3 के बाद में है तो यहाँ पॉइंट 3 के बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर इसको करोगे सो तो 39 से 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 78। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हटेगा तो 1 0 लगेगी क्या, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो एम पी इक्वल कितना हो जाएगा 85 गुणा 2, तो एम बी बराबर कितना आ जाएगा 170 ग्राम मोल इनवर्स। इस प्रकार 170 ग्राम मोल इनवर्स जो है इसकी वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपका वाष्प दाब का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है, उसमें क्वेश्चंस में वैल्यू जो है वो वैल्यू जो है उसको आपको लिखना आना जरूरी है, कौन सी वैल्यू दी हुई। तो फॉर्मूला आपको पता है तो वैल्यूज में जो जो दी हुई है उसको नोट करते जाएं, जो पूछा है उसका फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू को नोट करेंगे और उससे उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और इसके बाद में जो अपना सेकंड टॉपिक आएगा वो आएगा क्वथनांक उन्नयन। तो क्वथनांक उन्नयन में देखिए टॉपिक जो है क्वथनांक उन्नयन का मतलब वहां पढ़ेंगे हमें एक ऐसा ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर लाने के लिए आवश्यक ताप वहां कहलाएगा क्वथनांक। क्वथनांक उन्नयन जो है वहां क्वथनांक वर्ड का अर्थ होगा ऐसा ताप उसमें द्रव का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडल दाब के बराबर, वायुमंडल दाब कितना होता है 746 mmHg या 1 बार जो होता है उसके बराबर लाएंगे, वो होता है क्वथनांक। तो वहां पर भी वही स्टेप बढ़ेंगे, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाएंगे, उसके आधार पर वहां पर अपन क्या करेंगे क्वथनांक उन्नयन का जो डेरिवेशन है वहां क्वथनांक उन्नयन का जो डेरिवेशन है वहां पर डेल्टा टीबी समानुपाती स्मॉल एम मोललता यानी क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, उसका डेरिवेशन अपन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो ये अपना जो है टॉपिक जो है वो अपन कल स्टार्ट करेंगे। लेकिन अपने जो ये टॉपिक्स जो चल रहे हैं सॉल्यूशंस के जितने भी आपके लेक्चर हो चुके हैं, जो कैंडिडेट मैं बार बार आपको कहता हूं कि जो भी कैंडिडेट जो है पीछे क्लास इन्होंने नहीं ली है तो पीछे की वीडियो को जरूर देखें, आराम से उसका अध्ययन करें और आगे जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनको अच्छे से अध्ययन करें। इसमें ये मुख्य टॉपिकों में सॉल्यूशंस में आपको बताया था मैंने, राउल्ट का नियम है वो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे आप, हेनरी का नियम है वो अच्छे से प्रिपेयर करना आपको, वाष्पशील पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम है, अवाष्पशील पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम है, आदर्श अनादर्श विलयन है, और उसके बाद में जो अणुसंघीय गुणधर्म का जो बड़ा टॉपिक है ये भी आपको अच्छे से तैयार करना होगा, जिसमें न्यूमेरिकल जो है अणुसंघीय गुणधर्म से 2 नंबर का आता है। चारों टॉपिकों में न्यूमेरिकल से आज तो हमने वाष्प दाब का अवनमन जो है ये टॉपिक पढ़ा जिसका न्यूमेरिकल अपन ने सोल्व किया है। इसी प्रकार क्वथनांक उन्नयन पढ़ेंगे फिर उसका न्यूमेरिकल करेंगे, साथ साथ पढ़ते जाएंगे, न्यूमेरिकल जो भी है वो अपन साथ साथ उनकी स्टडी करते जाएंगे। जैसे अपन ने पीछे भी किया था मोलरता का क्वेश्चन किया था, वहां पर मोल भिन्न पर किया था हमने, मोलरता पर किया था, क्योंकि देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल वो साथ साथ करोगे तो आपके भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा हल्का हो जाएगा, एक साथ सारे न्यूमेरिकल करते तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और एक मुख्य बात ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप अपने एक रजिस्टर में जो है उसके एक पेज के अंदर जितने भी अपने सॉल्यूशंस में अपने फॉर्मूले जो आ रहे हैं उन फॉर्मूलों को आप एक पेज में एक साथ अलग अलग उनको एक साथ इकट्ठा कर सकते हो, क्योंकि ये बाद में बहुत काम आते हैं। जैसे अपन ने वहां पर स्टार्टिंग में जैसे पढ़ा था वहां पर जैसे सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था हमने, तो वहां पर हमने द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला है, मोलरता का फॉर्मूला है, मोलरता का फॉर्मूला है, वहां पर आयतन आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला है, यहाँ पर राउल्ट के नियम में फॉर्मूले हैं। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आप एक पेज में इनको नोट साथ साथ करते जाएं, क्योंकि देखो यदि आपके सूत्र यदि फॉर्मूला यदि याद है तो आप न्यूमेरिकल जो है वो अच्छे से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अगला अपना क्वथनांक उन्नयन जो टॉपिक है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।